हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन सेतु में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये श्रृंखला चल रही थी एनआईओएस द्वारा संचालित ब्रिज कोर्स 2025 के लिए, जो कि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे बीएड अध्यापकों के लिए अनिवार्य रूप से 6 महीने का प्रशिक्षण कोर्स होने वाला है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो या आप व्यूवर्स हों तो आप जान पा रहे होंगे कि मैंने इस चैनल पे अब तक इस मॉडल पेपर के 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जो कि पहले पेपर का है बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान का, और आज इसका अंतिम और तीसरा भाग मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। चूँकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाती, इसलिए इस मॉडल पेपर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहले पार्ट में जितने भी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे मैंने उसको कराया। दूसरे पार्ट में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कराया और इस पार्ट में 2 लॉन्ग क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं आपके लिए, जो कि आपके पेपर में भी सेम मिलेगा कि पार्ट 3 में 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आपको एक अल्टरनेट क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, जो आपको और के साथ मिलेगा, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस में से सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस भाग को। भाग 3, 18-19 तक के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि 18 और 19 2 प्रश्न हैं और जो दोनों प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं और जैसा कि आपको पहले ही मैंने बताया था कि जो वर्ड्स हैं वो 600 से 700 के बीच में होने चाहिए इस आंसर राइटिंग के लिए। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 18। अधिगम सिद्धांतों का वर्णन कीजिए तथा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं उत्तर। अधिगम सिद्धांत सीखने के कई दृष्टिकोण हैं, जिन्हें मुख्य रूप से व्यवहारवादी, सामाजिक, संज्ञानात्मक, रचनावादी और सूचना प्रसंस्करण जैसे सैद्धांतिक ढांचों में बांटा जा सकता है, जो बताते हैं कि लोग कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं, बदलते हैं। वहीं शिक्षार्थी की व्यक्तिगत शैलियों के आधार पर दृश्य, श्रवण, कायिक जैसे तरीके भी होते हैं जो सीखने को अधिक प्रभावी बनाते हैं। चलिए समझते हैं इसको। दोस्तों, सीखना क्या होता है? सीखना हर वो चीज़ जो हम अपने परिवेश से, अपनी भावनात्मक ज्ञान से कुछ रचना करके और सूचनाओं का अदल बदल करके सीखते हैं। अगर बात की जाती है, अगर कक्षा में पढ़ा रहे जो बच्चे होते हैं उनका अधिगम कैसे होता है, तो उनके अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए हम अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। वो सुन के, देख के, कार्यों को करके, लर्निंग बाय डूइंग जो सबसे अच्छा तरीका होता है, जिससे शिक्षण अधिगम जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है। ये सारे सीखने के तरीके हैं जिससे सीखना प्रभावी होता है। देखते हैं कि मुख्य पहलू क्या हैं। स्वगति से सीखना, छात्र अपनी गति और समय के अनुसार सीखते हैं, जो धीमी गति से सीखने वालों के लिए मददगार होता है। दोस्तों, जब बच्चा अपनी गति से सीखता है तो वह अपने अनुसार सीखता है। अगर जिस बच्चे में तेज़ी से सीखने की क्षमता होती है वो तीव्र गति से सीखता है, वहीं अगर किसी बच्चे की गति सीखने की कम है या धीरे है तो वह अपने सुविधा अनुसार धीमी गति से सीखता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन। यह एक लचीला शिक्षण प्रणाली प्रदान करता है। अधिगम की शैलियाँ, यह मानता है कि हर कोई अलग तरह से सीखता है। दृश्य, श्रवण, क्रियात्मक, पढ़ना, लिखना और इन शैलियों को प्रोत्साहित करता है। अध्ययन की शैलियाँ जो हम अपने स्कूल में अपने बच्चों के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि उनके सामने कोई ऑडियो प्ले करके या कोई वीडियो दिखा के या उनके साथ कोई काम करके, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके, पढ़ के, लिख के, इन सारी शैलियों द्वारा हम बच्चों को सिखा सकते हैं। अगला है संवादात्मक सामग्री। शैक्षिक खेल और इंटरैक्टिव सामग्री के माध्यम से सीखने को मज़ेदार बनाता है। दोस्तों, जब बच्चों के सामने डिफरेंट टाइप्स के लर्निंग एड्स होंगे तो वह सीखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। आपने अपने कक्षाओं में देखा होगा कि अगर आप पढ़ाते वक्त बिग बुक का प्रयोग करें, मैथ किट का प्रयोग करें, चार्ट का प्रयोग करें, तब बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेके चीज़ों को सीखता है। अगर संक्षेप में हम बात करें तो एनआईओएस विभिन्न शैक्षिक सिद्धांतों को
सिद्धांतों और व्यक्तिगत सीखने की शैलियों को अपनाकर सभी छात्रों के लिए एक समावेशी और प्रभावी सीखने का वातावरण बनाने का प्रयास करता है। अगला देखिए, अधिगम के प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण। दोस्तों, यह 10 नंबर के लिए आप आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं, तो इसको आराम से वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके पास शब्दों की या फैक्ट्स की कमी ना रहे। आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठें और ऐसे मिलते जुलते भी प्रश्न बने तो आप उसको ईजिली लिख पाएँ। चलिए देखते हैं। कई विचार और प्राथमिकताएं हम शिक्षकों के अधिगम के बारे में सोचने के तरीकों को प्रभावित करती हैं, जिनमें पाठ्यक्रम, शिक्षण और अधिगम बीच के अंतर, क्रमबद्धता, तत्परता और स्थानांतरण शामिल है। ये विचार एक छाया का काम करते हैं, जिसके माध्यम से मनोवैज्ञानिक शिक्षा में जो कुछ भी योगदान देता है उसे समझा और उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। जैसा कि देखा गया है, शैक्षिक मनोविज्ञान के कई सिद्धांत, अवधारणाएं और विचार शिक्षा की छाया से होकर गुजरते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वे शिक्षकों के व्यावसायिक प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं। कक्षा शिक्षण में महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में सहायक है। उदाहरण के लिए, कक्षा अधिगम में संबंधित मुद्दों के मामले में शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत और अवधारणाएं विकसित की हैं, जो कि कक्षाओं के लिए प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे कम से कम कुछ हद तक वहां होने वाली गतिविधियों का वर्णन करते हैं और अधिगम में सहायता के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। दोस्तों, चलिए इसको समझते हैं कि अधिगम के प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या हैं। देखिए, वह दृष्टिकोण या वह सैद्धांतिक दृष्टिकोण जिसकी वजह से हम बच्चों को अच्छे से अच्छे सिखा पाएँ, या बच्चे के कार्य के अनुसार या बच्चे की क्षमता के अनुसार हो, और हम उस बच्चे को समझाने के लिए अथक प्रयास करके या क्रमबद्धता और तत्परता दिखाते हुए सूचनाओं का फेरबदल करके उनको अच्छे से समझा पाएँ। सीखने के प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या क्या हैं? देखिए, व्यवहारिक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण व्यवहार में परिवर्तन पर केंद्रित है, जैसे स्किनर का पुनर्बलन का सिद्धांत। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। इसमें सोच, समस्या समाधान और जानकारी को संशोधित करने पर जोर दिया जाता है, जैसे कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। रचनावादी दृष्टिकोण। शिक्षार्थी का ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, नई जानकारी को मौजूदा ज्ञान से जोड़ते हैं। सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। दूसरों का अवलोकन करने सीखना। सामाजिक अंतःक्रियाओं का महत्व। अनुभवात्मक दृष्टिकोण। करके सीखना, अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की विभिन्न भूमिका। समझते हैं इसको। दोस्तों, व्यवहारिक दृष्टिकोण वह दृष्टिकोण होता है जिसमें जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वह पुनर्बलन वगैरह पे जोर देते हैं, जो दिया था स्किनर ने। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, इसमें बच्चा केंद्र में होता है, समस्या का समाधान करता है, अपनी जानकारियों को संशोधित करता है और नई जानकारियाँ भी जुटाता है। नेक्स्ट है रचनावादी दृष्टिकोण। शिक्षार्थी ज्ञान का इसमें स्वयं निर्माण करता है और नई जानकारी को मौजूदा जानकारी से जोड़कर नए काम करता है। सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। दूसरों को अवलोकन करके सीखता है। बच्चा दूसरों को देखता है, अपने परिवेश में अपने अगल बगल के लोगों को, या पीयर लर्निंग आप कह सकते हैं। सामाजिक अंतःक्रियाओं का महत्व ज़्यादा होता है, यानी कि बच्चे का सोशल इंटरेक्शन इस दौरान ज़्यादा होता है। अनुभवात्मक दृष्टिकोण में बच्चा करके सीखता है, खुद से करता है, खुद के अनुभव बनाता है और वह उससे ज्ञान प्राप्त करता है। आगे देखिए, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की निम्नलिखित भूमिकाएं हैं। पहला, ज्ञान में वृद्धि करने वाला, एज अ ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक छात्रों के ज्ञान में वृद्धि में सहायक हो। शिक्षक की ज्ञान वृद्धि में सहायक निम्न भूमिकाएं हैं। पहला, वह सूचना देने वाला होना चाहिए। दूसरा, वह साधन उपलब्ध कराने वाला होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी ही नहीं तो आप अपने कक्षा में बच्चों को क्या बता पाएंगे। आपके पास रिच
रिसोर्सेस होनी चाहिए ताकि आप अधिक से अधिक बच्चों को रिसोर्स प्रदान कराएं या प्रोवाइड करें, जिससे उनको सीखने के अवसर ज़्यादा मिलें। वह शिल्पकार तथा कलाकार के रूप में कार्य करे, यानी कि शिक्षक का काम एक कलाकार या शिल्पकार के रूप में हो। वह बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चा बन के काम करे ताकि बच्चों को एकदम फ्रेंडली माहौल मिले और वह आसानी से सीख सके। शिक्षक प्रबंधन के रूप में कार्य करने वाला हो। वह मार्गदर्शक के रूप में कार्य करे। शिक्षक दार्शनिक तथा मित्र के रूप में कार्य करे। वह समुदाय के लिए ज्ञान के प्रमुख साधन के रूप में कार्य करे। शिक्षक छात्रों के आत्मसम्मान के रक्षक के रूप में कार्य करने वाला हो। शिक्षक छात्रों के विश्वास पात्र के रूप में कार्य करने वाला हो। वह परामर्शदाता तथा नवाचारकर्ता के रूप में कार्य करने वाला हो। वह अभिभावक के रूप में कार्य करे। वह नैतिक मूल्यों के पालनहार के रूप में कार्य करने वाला हो। दोस्तों, इसी चैनल पे मैंने NEP 2020 के लिए एक डिटेल वीडियो अपलोड की है। अगर आपने उसे देखा होगा तो आप जान पा रहे होंगे कि अकॉर्डिंग टू NEP 2020 जो बच्चा है, जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। बच्चों को एज अ गॉड ट्रीट किया गया है और टीचर को एज अ फैसिलिटेटर या मार्गदर्शक के रूप में बताया गया है। जो शिक्षा हमारी है पूरी की पूरी बाल केंद्रित है, अतः शिक्षक का रोल एक फैसिलिटेटर के रूप में है। वह बच्चे के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। वह बच्चे के मित्र के रूप में कार्य करता है। वह दार्शनिक के रूप में कार्य करता है और शिक्षक का सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र होना जरूरी है ताकि बच्चा अपनी किसी भी समस्या को शिक्षक के सामने रखने में बिल्कुल हेजिटेट ना करे। शिक्षक हमेशा परामर्शदाता हो। वो नवाचारी हो, यानी कि नए नए एड्स का भी प्रयोग कर रहे अपने शिक्षण में। वह अभिभावक के रूप में कार्य करे तथा वह नैतिक मूल्यों को भी सिखाए। सीखने की सुविधा प्रदान करने वाला हो। छात्रों को सीखने की सुविधा प्रदान करने में शिक्षक की अग्रलिखित भूमिका होनी चाहिए। पहला, छात्रों को क्रियाशील बनाने का अवसर प्रदान करना। शिक्षक छात्रों की विभिन्न मूल प्रवृत्तियों का शोधन करके उन्हें निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है जिससे उसकी बहुमुखी विकास हो सके। अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण बनाने के लिए उसे उचित पथ प्रदर्शन करना होगा, तभी छात्र स्वयं क्रियाशील रहकर अध्ययन कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आपने अपनी पूरी कक्षा के बच्चे को क्रियाशील बना दिया तो बच्चे स्वयं से आपस में बात करके या आपस में काम करके बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। उनकी लर्निंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी कि वो जल्दी भूलेंगे नहीं। दूसरी चीज़ ये कि वह अपने क्षमता अनुसार कार्यों का चुनाव स्वयं करेंगे और जैसी उनकी सीखने की गति होगी वह उस अनुसार अपने काम को कर सकेंगे। तो आपका प्रथम दायित्व होना चाहिए कि आपके कक्षा में जो बच्चे हों वो पैसिव लर्नर ना हों, वो बिल्कुल एक्टिव लर्नर हों। वो कक्षा में आएँ और एक्टिव रहें और आप बिल्कुल उनसे जुड़े रहें ताकि वह इंटरेक्ट करके बहुत सारी चीज़ें सीखें। नेक्स्ट देखिए, अभिप्रेरणा प्रदान करने वाला। अधिगम प्रक्रिया के प्रति शिक्षक द्वारा छात्र में रुचि उत्पन्न कर देना ही अभिप्रेरणा कहलाती है। निष्क्रिय एवं उदासीन वातावरण में छात्र नवीन ज्ञान ग्रहण करने में रुचि नहीं लेता है। अभिप्रेरणा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होती है। जब तक हम अभिप्रेरणा के अंग की ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक शिक्षण के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकते। पथ प्रदर्शन के अभाव में छात्रों के दिशाहीन होने की सदा आशंका बनी रहती है। पथ प्रदर्शन की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। दोस्तों, बच्चे को हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑल्दो एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, फिर भी अगर आप बच्चे को प्रेरित करते रहें तो वह कक्षा में हमेशा एक्टिव लर्नर के रूप में रहेगा और उसको नवीन जानकारियाँ या नया ज्ञान सीखने में रुचि आएगी। आइए देखते हैं कि पथ प्रदर्शन की कितनी विधियां हैं। 3 विधियां हैं और क्या क्या हैं। पहला है छात्रों को विशिष्ट योग्यताओं को ज्ञात कर अभिप्रेरित करना। दूसरा, निर्देश तथा उदाहरणों द्वारा छात्रों को समझाना। तीसरा, वाद विवाद कर छात्रों की समस्याओं को परामर्श देकर हल करना। नेक्स्ट देखिए, तीसरा,
बालकों में संवेगात्मक विकास करना। अध्यापक शिक्षक प्रक्रिया के द्वारा छात्रों में संवेगात्मक विकास करता है। यह विकास शिक्षक की सहानुभूति, प्रेम, उचित कार्य, व्यक्तित्व संपर्क तथा उचित पथ प्रदर्शन द्वारा सुगमता से संपन्न होता है। दोस्तों, जब तक किसी बालक में संवेगात्मक विकास नहीं हो पाएगा, तब तक वह बालक किसी भी शिक्षक से अपना भावनात्मक जुड़ाव नहीं रख पाएगा और न ही वह अपनी कक्षा में एक्टिव दिखेगा, न अपनी समस्याओं को लेकर अध्यापक तक पहुंच पाएगा। इसलिए शिक्षक होने के नाते आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप अपने कक्षा में सहानुभूतिपूर्ण, प्रेम पूर्वक रहें ताकि बच्चे आपसे जुड़े रहें। नेक्स्ट है, अध्यापक का कार्य सिखाना है। अध्यापक का प्रमुख कार्य छात्रों में उत्प्रेरणा विकसित करके उन्हें अधिगम के प्रति उत्साहित करना है, जिससे उनमें सीखने तथा अपने विषय के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। 5वां, शिक्षण व्यक्तित्व के निर्माण का साधन है। शिक्षक का प्रमुख दायित्व होता है कि वह शिक्षण के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का विकास करे, जिससे उसका शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक तथा संवेगात्मक विकास हो सके। विकास के द्वारा ही वह अपने भावी जीवन को सुखी एवं समृद्ध बना सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षण बालक के व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। 6th है, शिक्षक एक सूचनादाता के रूप में। अध्यापक शिक्षण के माध्यम से छात्रों को ज्ञान की नवीन सूची प्रदान करता है। वह उन्हें विभिन्न प्रकार के विचार एवं वस्तुओं से अवगत कराता है। जो अध्यापक विषय प्रस्तुतिकरण की विधि जानते हैं, उन्हें इस क्षेत्र में पर्याप्त सफलता मिलती है। नेक्स्ट है, सीखने में मार्गदर्शन करने वाला। शिक्षण एक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को छात्रों को सीखने में पथ प्रदर्शक होना चाहिए। पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षक की निम्नलिखित भूमिकाएं हैं। फर्स्ट, छात्रों के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना। शिक्षक को अभिभावकों के साथ संपर्क स्थापित करना। कुसमायोजित बालकों का पता लगाना। छात्रों को पुस्तकालयों का उचित उपयोग करना। जिन छात्रों का साक्षात्कार लिया जा चुका है, उनकी रिपोर्ट का निर्देशन छात्रों को देना। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से संपर्क स्थापित करना। अपने विषय से संबंधित व्यवसायों तथा शैक्षिक अवसरों की सूचनाएं छात्रों को प्रदान करना। छात्रों की परीक्षाएं लेने में सहयोग करना। पाठ्येतर सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। निर्देशन कार्यक्रम को अधिक सफल बनाने का काम करना। तो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 का पूरा आंसर। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा होगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आराम से लिख सकते हैं अगर आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे वीडियो को देखा। क्योंकि आप खुद एक टीचर हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप स्वयं से एक्सपीरियंस कर रहे होंगे अपने स्कूल में। आप जब लिखने की बारी आएगी तो वही अनुभव को आराम से बैठ के शब्दों में पिरोकर लिख सकते हैं और वह आपका सबसे बेस्ट राइटिंग होगी जो आपने एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि पिछले 5 वर्षों से आप अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आते हैं। आपकी कक्षा में विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे होते हैं, वो प्रतिदिन आपके लिए एक चैलेंज होते हैं और आप उस चैलेंज को स्वीकार करके उन बच्चों को लगातार शिक्षण कार्य करने का काम करते आ रहे हैं, तो आप बेहतर लिख सकते हैं अगर अपनी कक्षा को हमेशा ध्यान में रखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है समावेशी और सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से आप क्या समझते हैं। समावेशी कक्षा की आवश्यकता, महत्व एवं विभिन्न संसाधनों का प्रयोग का वर्णन कीजिए। दोस्तों, ये पहले पेपर का सबसे लास्ट अध्याय है, समावेशी शिक्षा, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। हमने सिर्फ 6 चैप्टर तक पढ़ाई की थी, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 अभी भी हमें करना है। आज इस मॉडल पेपर का ये आखिरी पार्ट है। जैसे ही ये आखिरी पार्ट ख़त्म होता है तो मैं फिर से अपना कंटिन्यू कर दूंगी अध्याय 7,
अध्याय 6 तक हम पढ़ चुके थे। अध्याय 7, अध्याय 8 और अध्याय 9 खत्म करने के बाद अगर आप कहें तो फिर हम अध्याय कोर्स को 522 स्टार्ट कर देंगे, और नहीं तो फिर जितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसको भी कर लेंगे। तो देखते हैं क्या किया जा सकता है। फिलहाल चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। समावेशी शिक्षा का अर्थ। यह एक ऐसा शैक्षिक दर्शन है जो सभी छात्रों की पूर्ण भागीदारी और उपलब्धि की वकालत करता है, जिसमें दिव्यांग, सीखने में कठिनाई वाले या सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे शामिल हैं। दोस्तों, जैसा कि शब्द से ही आप जानते हैं कि समावेशी शिक्षा का अर्थ एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें हर तरीके का बालक, चाहे वह दिव्यांग हो, चाहे सीखने में असक्षमता वाला विद्यार्थी हो, चाहे पिछड़े वर्ग से आता हो या आर्थिक रूप से वंचित बालक हो, प्रत्येक वर्ग के बालक या प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थी को समान रूप से दी जाने वाली शिक्षा को ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। और ऐसी कक्षा जिसमें इस तरीके के सारे विद्यार्थियों को शामिल करके बिठा के पढ़ाया जाता है, उनको हम समावेशी कक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। समाज को मानवता की प्रगति के लिए विभिन्न लोगों की आवश्यकता होती है। इसे पूरा करने के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। आइए विभिन्न कोणों से समावेशी शिक्षा की आवश्यकता को समझते हैं। दोस्तों, आखिर क्यों समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी? ऐसे तो बहुत सारे चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी हैं जो अलग अलग तरीके के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके स्पेशल स्कूल्स हैं, लेकिन आखिर ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी कि हमने इंक्लूसिव क्लासेस और इंक्लूसिव एजुकेशन की शुरुआत की? तो चलिए देखेंगे कि क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहला जो आवश्यकता है वो है मानवाधिकार। सभी बच्चों को इकट्ठा सीखने की आवश्यकता है। कोई भी अधिगम क्षमता सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण बच्चों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मानवाधिकार एक सबसे बड़ी आवश्यकता है जो कि हर बच्चे का राइट है। राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग सारे बच्चे एक शिक्षा प्राप्त करें, एक जैसी शिक्षा दी जाए, चाहे वो किसी भी वर्ग से, किसी भी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हैं, उनमें भेदभाव ना किया जाए। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा। शोध कार्यों से पता चलता है कि समावेशित वातावरण में बच्चे शैक्षिक व सामाजिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। प्रतिबद्धता और समर्थन को देखते हुए शिक्षा शोध कार्यों से पता चलता है कि समावेशित वातावरण में बच्चे शैक्षिक व सामाजिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। प्रतिबद्धता और समर्थन को देखते हुए समावेशी शिक्षा शैक्षिक संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग है। दोस्तों, शिक्षा यानी कि एक एजुकेशन का ऐसा सिस्टम जहां बच्चे समावेशी वातावरण में पढ़ रहे हों तो उनको बेहतर प्रदर्शन करने के अवसर मिलते हैं। इसलिए समावेशी कक्षा में जब विद्यार्थी एक साथ लर्निंग करना शुरू करता है तो उनके सीखने की गति बढ़ती है या बेहतर ढंग से वो सीख सकते हैं। अतः समावेशी कक्षा का निर्माण किया जाना ज़्यादा प्रभावी दिखा। नेक्स्ट है सामाजिक। सभी बच्चे अपने आसपास के विभिन्न लोगों से संबंध बनाते हैं और यह उन्हें जीवन की मुख्य धारा के लिए तैयार करता है। समावेशन में डर कम और मैत्री विकसित करने की क्षमता होती है। साथियों के बीच आपसी सम्मान, समझ और करुणा बढ़ जाती है। दोस्तों, जब एक समावेशी कक्षा की बात करते हैं तो उसमें आपको हर तरीके के, हर पृष्ठभूमि के बच्चे नज़र आते हैं। प्रत्येक बच्चा अपने दूसरे साथी से कुछ ना कुछ सीखता है और ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं से किसी न किसी असक्षमता के साथ हैं। उसको देख के जो क्लास का दूसरा बच्चा है वो उसके प्रति सहानुभूति और समानुभूति की धारणा या भावना उसके अंदर विकसित होती है। अतः सामाजिक भावना विकसित करने के लिए भी समावेशी कक्षा होना आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक कारण देखिए। समूह में सुरक्षित होने की भावना का विकास।
मनोवैज्ञानिक कारण, यानी कि जब बच्चे समावेशी शिक्षा विभिन्न तरीकों से बच्चों के विकास में मदद करती है। विशिष्ट चुनौतियों वाले शिक्षार्थी शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास व मोटर कौशलों में बढ़त हासिल करते हैं। वे अच्छा करते हैं जब सामान्य पर्यावरण उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समायोजित किया जाता है। स्कूलों में बच्चे सामान्य विविधता वाले लोगों और वंचित लोगों के लिए सहिष्णुता विकसित करते हैं। जब हम बच्चों को शिक्षा व्यवस्था से बाहर करते हैं, समाज में उनका सीमांकन शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर हम खुद बच्चे को अपनी कक्षा से बाहर कर दें तो समाज में लोगों के प्रति लोग उनके प्रति भी सीमांकन करना शुरू करते हैं। वह भी उनको अपने स्थान पर बैठने के लिए सोचते हैं, वो बैठने नहीं देना चाहते हैं, वो उनको अपने साथ पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। अतः शिक्षक होने के नाते यह आपका कर्तव्य है कि समावेशी कक्षा में सारे बच्चों को एक समान शिक्षा का अवसर दें, बच्चों को बेहतर तरीके से सीखने के लिए उनको मोटिवेट करें। समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, जैसा कि आप सब जानते हैं, समावेशी शिक्षा एक वैश्विक प्रवृत्ति है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए लागू करने वाली एजेंसियों को बच्चों के अधिकारों को मानना पड़ेगा। स्कूलों को सभी समुदाय के बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह विचार सरल लगता है, परंतु इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कई बाधाएं हैं। समावेशी शिक्षा की दृष्टि को पूरा करने के लिए रास्ते में कई परेशानियां आती हैं, जिन पर इस खंड में चर्चा की गई है। देखिए, कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं, ऐसी बाधाएं हैं जो एक समावेशी कक्षा में उत्पन्न हो सकती हैं। हम बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप नेचुरली देखें, प्राकृतिक रूप से आप अपनी कक्षा को देखें और आपकी कक्षा में अगर एक ऐसा बालक है जिसको चलने फिरने में समस्या होती है और वहीं आपके स्कूल में रैंप ना हो, तो आप सोचिए कि उस बच्चे को व्हीलचेयर द्वारा आपकी कक्षा में आने में कितनी समस्या होगी। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको सुनने में समस्या हो और आपके पास सुनने के लिए कोई ऐसा यंत्र ना हो जिसमें तेज़ आवाज़ निकले, तो वह बच्चा बिना सुने कैसे पढ़ाई कर सकता है। वैसे ही अगर आपकी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा हो जो दृष्टिबाधित हो और आपकी कक्षा में ब्रेल लिपि का प्रयोग ना किया जा रहा हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो, वीडियो और या ऑडियो, जिससे सुन के बच्चा सीख सके, तो बच्चे की शिक्षा में कितनी बाधाएं उत्पन्न होंगी। आप स्वयं से इसका विचार कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं टेक्निकली कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो समावेशी शिक्षा को प्रभावित करती हैं। पहला है शिक्षार्थियों में विविधता। एक ही आयु के बच्चों में समूह में भी बहुत विविधता है। बच्चे अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रेरणा, सीखने की क्षमता, व्यक्तिगत गुण जो पढ़ाई में सफलता, अभिवृत्ति, रुचियाँ और प्रतिबद्धताओं आदि में एक दूसरे से भिन्न हैं। इस व्यापक विविधता को एक समूह में पढ़ा पाना मुश्किल काम है। दोस्तों, आप नित्य दिन अपने स्कूलों में पढ़ाते हैं और आप देखते हैं कि एक ही कक्षा के बालक जो एक ही आयु के हैं, उनकी जो सीखने की क्षमता है वह अलग है। प्रत्येक बच्चा इंडिविजुअल है और उनकी क्षमताएं, उनकी रुचियां, सारी चीज़ें अलग हैं। उनके सीखने की गति, उनकी प्रेरणाएं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमियाँ अलग होने के कारण बच्चे की सीखने की क्षमता भी अलग होती है। तो जब भी आप पढ़ा रहे होते हैं तो यह आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क है कि कैसे आप सारे बच्चों की आवश्यकताओं को पूरी करते हुए अपनी कक्षा को समावेशी बनाएं और सारे बच्चे के अधिगम को अधिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपना शिक्षण कार्य करें। नेक्स्ट देखिए, शिक्षकों की तैयारी। प्रत्येक शिक्षक में बच्चे की आवश्यकता को पहचानने का कौशल होना चाहिए, परंतु शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इस मुद्दे पर कभी बात नहीं करते हैं। कक्षा में दैनिक रूप से विविधता का ध्यान रखने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। हमारे देश में इस आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए यह समावेशी शिक्षा के लिए खतरा हो सकती है। दोस्तों, अगर आपकी कक्षा समावेशी कक्षा है, उसके लिए आपको स्वयं तैयार रहना पड़ेगा। आपको सबसे पहले बच्चे की
असक्षमताओं को पहचानना होगा कि कौन सा बच्चा किस तरीके की डिसेबिलिटी से जूझ रहा है। कई तरीके के प्रशिक्षण कार्य होते हैं, लेकिन कभी भी इन मुद्दों पर बात नहीं की जाती, जो कि बहुत ही उपेक्षित है। यह ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं भौतिक सुविधाएं। समावेशी शिक्षा के लिए कक्षा का स्थान, जगह और व्यवस्था एक अनिवार्य कारक है। कई स्कूलों में अधिगम के लिए उपयुक्त मूल सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। शोर शराबे से दूर जगह, कमरों में उचित हवा का आवागमन, कक्षा में अंदर व बाहर स्वतंत्र गति करने की जगह, खेलने के लिए मैदान, अन्य पाठ्येतर क्रियाओं का प्रावधान समावेशी शिक्षा का समर्थन करने के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपकी कक्षा में कोई ऐसा बालक हो या ऐसा विद्यार्थी हो जिसको चलने में अगर समस्या हो, वो व्हील चेयर द्वारा आता हो और आपके स्कूल में रैंप वॉक ना हो, तो बच्चा कैसे चल के आ पाएगा। तो भौतिक सुविधाएं आपके स्कूलों में होना अनिवार्य है। बिना इनके बच्चा अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, और जब तक बच्चे को सहज महसूस नहीं होगा, वो सीखना प्रारंभ कर ही नहीं सकता। ना ही उसकी रुचि उत्पन्न होगी और ना ही वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होगा सीखने के लिए। तो संसाधनों की बात की जाए तो भौतिक सुविधाएं होनी ही चाहिए। कमरे हवादार होने चाहिए, आवागमन के लिए उचित स्थान होना चाहिए, और खेलने के लिए या चलने के लिए स्पेस, मतलब जो समुचित स्थान है वह होना चाहिए। संसाधनों की उपलब्धि। दोस्तों, बिना रिसोर्सेज के समावेशी कक्षा का अनुमान लगाना भी संभव नहीं है। तो समावेशी कक्षा के लिए रिसोर्स होना चाहिए, आपके पास संसाधन होने चाहिए। चलिए देखते हैं, हमारे स्कूलों में अभी तक बच्चों की अधिगम क्रिया का समर्थन करने हेतु संसाधनों की उपलब्धि के बारे में सोचा नहीं गया है। शिक्षक विभिन्न अधिगम सामग्रियों का प्रयोग करने में कुशल नहीं है। उन्हें कक्षा में उपयुक्त सामग्री के अभाव में विविध अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कठिनाई होती है। दोस्तों, आप अपनी कक्षा में जब पढ़ा रहे होंगे तो आपने स्वयं से देखा होगा कि आपके स्कूलों में संसाधनों की कमी है। उदाहरण के तौर पे आप ग्रामीण परिवेश में पढ़ा रहे हैं, गांव के स्कूल हैं, वहाँ बिजली की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो अगर आप कोई भी ऐसा कार्य या कोई भी वीडियो दिखा रहे हैं बच्चे को प्रोजेक्टर पे या स्मार्ट बोर्ड पे और बिजली चली जाती है, तो फिर वह इंटरप्ट हो जाता है, आप उस शिक्षण कार्य को वहाँ पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो हर जितने भी टीचर हैं जो ग्रामीण परिवेश में पढ़ा रहे हैं, वह इस चीज़ को फेस करते होंगे अपने स्कूलों में। अगर लाइट नहीं रहती है, गर्मी के दिनों में बच्चे गर्मी से परेशान हो जाते हैं, तो कभी कभी उनका पढ़ने में मन भी नहीं लगता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो विद्यालयों में होनी चाहिए, और लैक ऑफ रिसोर्सेज कहीं ना कहीं अधिगम को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो इन रिच रिसोर्सेज के साथ बच्चे का जो शिक्षण है, ये लर्निंग है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आगे देखिए, कुछ वर्ग के बच्चों को संभालने के लिए पेशेवरों की आवश्यकता होती है। क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक, समाज सेवक, ऑडियोलॉजिस्ट, बोलने में मदद करने वाले भाषा पैथोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आदि कुछ बच्चों की शिक्षण प्रक्रिया में मदद करने के लिए ज़रूरी होते हैं, परंतु हमारे पास इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग सीमित संख्या में हैं। स्कूलों में विशेषज्ञों के आने की संभावना विशेषकर गाँव में बहुत कम है। दोस्तों, अलग अलग लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ बच्चे अब आपकी कक्षा में होंगे जब आप एक समावेशी कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहे होंगे। तो इन विभिन्न कैटेगरी के जो बच्चे हैं, विभिन्न डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होती है। लेकिन आप स्वयं निरीक्षण कीजिए या आप स्वयं आकलन कीजिए कि इन 5 वर्षों में जब से आप शिक्षण कार्य कर रहे हों, कितने बार कोई फिजियोथेरेपिस्ट या कोई क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक, समाज सेवक, ऑडियोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट कभी आपके स्कूल में आया हो। कभी नहीं आया। और ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल में दिव्यांग बच्चे नहीं हैं, आपके स्कूल में दिव्यांग बच्चे होने के बावजूद भी कभी भी ऐसी फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड की ही नहीं गई। और स्पेशली ये कार्य जो है वो गाँव में कभी हुआ ही नहीं है।
तो संसाधनों की उपलब्धता न होने के कारण भी समावेशी कक्षा में बाधा उत्पन्न होती है और बहुत हद तक उत्पन्न होती है। अकेले हम बहुत काम करते हैं, इकट्ठे बहुत कुछ करते हैं। और हम जो शिक्षक हैं वह अकेले बहुत सारे काम हमारे पास होते हैं। कभी कभी हम उन कामों के चक्कर में अपने कक्षा में शिक्षण कार्य करना कम कर देते हैं और बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, उनका जो इंटरेस्ट है वो भी ख़त्म होना शुरू होता है। तो रिसोर्सेज की उपलब्धता अगर अच्छी हो तो हम बच्चों को उन सब चीज़ों में लगा के, उन चीज़ों के साथ उनका इंटरेक्शन करके अपने काम भी कर सकते हैं। आगे देखिए, समावेशी शिक्षा में अनुकूलन। पाठ्यक्रम अनुकूलन के प्रमुख प्रकारों में विषय वस्तु अनुकूलन यानी कि क्या पढ़ाना है, प्रक्रिया अनुकूलन कैसे पढ़ाना है, उत्पाद मूल्यांकन अनुकूलन कैसे दिखाना है कि सीखा, पर्यावरण अनुकूलन कहाँ सीखना है शामिल है, जिनका उद्देश्य सभी छात्रों विशेषकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करना है, जिसमें सामग्री, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन और सीखने के माहौल में बदलाव किए जाते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम में अनुकूलन के प्रमुख प्रकार। पहला है विषय वस्तु अनुकूलन। क्या पढ़ाई जाए, जब क्या पढ़ाई जाने वाली सामग्री को अवधारणाओं में बदलाव करना। उदाहरण, जटिल अवधारणाओं को सरल बनाना, वैकल्पिक पठन सामग्री देना या सीखने के दायरों को कम या ज़्यादा करना। दोस्तों, मैं फिर से आपसे कहूँगी कि अगर जिन्होंने NAP वाला वीडियो नहीं देखा है वो क्लास कर लें NAP का। बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपका ऐसे हो जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद, उस क्लास को करने के बाद आप समझ पाओगे कि वाकई में शिक्षण प्रक्रिया का स्वरूप क्या है। तो NAP कहती है कि हम जटिल अवधारणाओं को सरल बनाएं, यानी कि जो टीचिंग है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, प्लास्टिसिटी होनी चाहिए, उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर बच्चे को एक तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो हम दूसरे तरीके का प्रयोग करेंगे, अगर दूसरे तरीके से नहीं आ रहा है तो तीसरे तरीके का प्रयोग करेंगे। और बच्चा जब तक समझ नहीं जाता तब तक हम अपने सिखाने की प्रक्रिया को बदलते रहेंगे, क्योंकि NAP ने बच्चे को कभी गलत नहीं माना है। NAP ने कभी नहीं कहा कि बच्चा नहीं सीख सकता है। आप बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। अगला देखिए, प्रक्रिया अनुदेशात्मक अनुकूलन। क्या जानकारी को प्रस्तुत करने और छात्रों को सिखाने के तरीके में बदलाव लाना। उदाहरण, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, अतिरिक्त समय देना, प्रौद्योगिकी जैसे AI का उपयोग करना या छोटे छोटे ब्रेक देना। दोस्तों, प्रक्रिया अनुदेशात्मक अनुकूलन के अंतर्गत आप स्कूलों में आपको जो टैब मिले हुए हैं उसका प्रयोग करके बच्चों को दीक्षा के माध्यम से वीडियो प्ले करके पढ़ा सकते हैं। बच्चे को कोई इंस्पायरिंग स्टोरी दिखा के पढ़ा सकते हैं। आप AI का प्रयोग करके कोई वीडियो दिखा के किसी पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ा सकते हैं। तो यह प्रक्रिया अनुदेशात्मक अनुकूलन के अंतर्गत है। नेक्स्ट है उत्पाद मूल्यांकन अनुकूलन। क्या छात्रों द्वारा अपने ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने के तरीके में समायोजन करना। उदाहरण, मौखिक परीक्षा की जगह लिखित परीक्षा देना, वैकल्पिक मूल्यांकन प्रारूप देना या ग्रेडिंग मानदंड को बदलना। दोस्तों, अगर बच्चा सीख नहीं पा रहा है तो उसको नए कौशलों के द्वारा समायोजित करने का कार्य इसमें किया जा सकता है। अगर बच्चा मौखिक परीक्षा देने में असहज महसूस करता है तो उसकी जगह आप लिखित परीक्षा लें। वैकल्पिक मूल्यांकन का प्रारूप होना चाहिए और ग्रेडिंग मानदंड को भी बदला जाना चाहिए। पर्यावरण अनुकूलन। क्या भौतिक शिक्षण वातावरण और कक्षा की व्यवस्था में बदलाव करना। उदाहरण, कक्षा की रोशनी, बैठने की व्यवस्था या संवेदी स्थितियों जैसे शोर कम करना को बदलना ताकि ज़रूरतें पूरी हो सकें। दोस्तों, भौतिक वातावरण अनुकूलित रहे तो बच्चा अच्छे ढंग से पढ़ सकता है। आप मान लीजिए कि आपका विद्यालय एक ऐसी जगह पे है जहाँ हमेशा शोरगुल होता है, तो बच्चा कभी भी एकाग्र नहीं हो पाएगा। बच्चे का ध्यान हमेशा सिर्फ पढ़ाई की तरफ नहीं रहेगा, वह उसका ध्यान दूसरी तरफ भी जाएगा।
कक्षा में प्रॉपर रोशनी आए। अगर अच्छी तरीके से रोशनी नहीं आएगा तो बच्चे को देखने में समस्या होगी, उसको पढ़ने में समस्या होगी। आगे देखिए, अन्य महत्वपूर्ण अनुकूलन जैसे लक्ष्य अनुकूलन, सीखने के लक्ष्यों को बदलना, खासकर उन छात्रों के लिए जो मुख्य धारा के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जैसे धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए। तकनीकी अनुकूलन, सीखने के प्रबंध प्रणाली को छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार कस्टमाइज करना। आगे देखिए, समावेशी कक्षा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यह एक ऐसा माहौल है जिसमें हर तरीके के बच्चे, किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि के हों, सामाजिक पृष्ठभूमि के हों, वो आते हैं और उस कक्षा में बैठा के हम बच्चों को एक साथ अच्छी तरीके से शिक्षण कार्य करते हैं। ऐसी कक्षा को हम समावेशी कक्षा कहते हैं। इस कक्षा की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। सभी का एक साथ सीखना, अलग अलग क्षमताओं और ज़रूरतों वाले छात्र एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं, जैसे विभिन्न शैक्षिक, सामाजिक और भावनात्मक ज़रूरतों वाले बच्चे। नेक्स्ट है विविधता का सम्मान। हर कक्षा हर छात्र की अद्वितीय सीखने की शैली, योग्यता और अनुभव का स्वागत करती है और उन्हें महत्व देती है। समर्थन और अनुकूलन, शिक्षकों के पास सभी छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण, लचीलापन और संसाधन होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर व्यक्तिगत सहायता और पाठ्यक्रम में बदलाव किए जाते हैं। समान अवसर, यह सुनिश्चित करती है कि हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और वे कलंक या भेदभाव के डर के बिना सीख सकें, जिससे मित्रता और सामाजिक भावनात्मक सहयोग को बढ़ावा मिलता है। सह शिक्षण, अक्सर सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा के शिक्षक एक साथ काम करते हैं ताकि सभी शिक्षक छात्रों को आवश्यक सहायता मिल सके। तो दोस्तों, ये इस मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न था, जो कि समावेशी वाले चैप्टर से था, अध्याय 9 से। इसी के साथ मॉडल पेपर पहला ख़त्म होता है, जो कि फर्स्ट पेपर का ही था, शिक्षा बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र का। अगला जो वीडियो होगा या अगली जो कक्षा होगी वह आपकी अध्याय 7 की होगी, क्योंकि चैप्टर 6 तक हमने पढ़ा था। चैप्टर 7 से हमको पढ़ाई करनी है आगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप अध्ययन सेतु से जुड़े रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं ऐसे ही मोटिवेशन के साथ आप लोगों के लिए ऐसी कक्षाएं लेके आऊँ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।